वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 14 अक्टूबर 2025। इसमें जो हम लोग मेन न्यूज़ कवर कर रहे हैं, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका थीम वगैरह क्या है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद इंडिया आई थी और दोनों देश एग्री हो गए हैं कि वो अपने संबंधों को फिर से सुधारेंगे। तो इंडिया एंड कनाडा एग्रीज टू रीसेट द बायलैटरल टाइज। फिर अलायंस एयर उसने लॉन्च किया है फेयर से फुर्सत। इसमें डायनामिक प्राइसिंग टिकट्स का नहीं होगा और टिकट्स का प्राइस बिल्कुल फिक्स सा होगा। फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ये अनाउंस हो गया है। जोएल मोकियोर, फिलिपे एगियन और पीटर होविट को ये प्राइज मिला है। ठीक है। एक कंसल्टेंसी फर्म है ईवाई और माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भारत में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है एआई स्किल पासपोर्ट, जिसमें इंडियन यूथ्स को एआई में ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई उसने अनाउंस किया है कि उसके वर्कफोर्स में 30% वुमेन होगी और ये टारगेट कब तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। डॉक्टर सोनाली घोष भारत की पहली महिला बन गई हैं जिनको WCPA कैंटन मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फिर आर्मीनिया ये ज्वाइन कर लिया है IUCN एज अ मेंबर स्टेट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, स्टेट, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर तो डॉक्टर जयशंकर हैं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्तिवर्धन सिंह। वो इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे फॉर द 19th मिड टर्म मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, कंपाला युगांडा में होने वाला है। और फिर नॉन अलाइन मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर वीडियो के अंत में आज के जो न्यूज़ है उस पर 5 प्रैक्टिस सेट्स होंगे MCQ के। फिर वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको 2 घंटे के बाद एक MCQ का PDF मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, और क्योंकि ये 2025 है इसलिए हेडलाइन लिखते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ठीक है। जब भी हम लोग डेज याद करते हैं तो सबसे पहले क्या याद करते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 14 अक्टूबर को। ठीक है, ये देखो इस डे को ना इस्टेब्लिश किया गया था ISO। आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, बहुत सारी चीज़ों में लिखा रहता है ये ISO प्रमाणित है। ठीक है, तो ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन और एक होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ये 3 अलग अलग चीज़ हैं जो वर्ल्ड में स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, मानक तय करते हैं। तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1970 में 1970 में डिसाइड किया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ताकि पूरे विश्व में मानक, ठीक है, स्टैंडर्ड के बारे में लोगों को पता चले। ठीक है, इसलिए देखते हो ना हमारे देश में ये काम कौन करता है, स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है। अधिकतर आप इलेक्ट्रिकल जितना भी सामान देखते होगे उसमें लिखा रहेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS द्वारा प्रमाणित। और इलेक्ट्रिकल में देखते हैं ना 3 स्टार 2 स्टार ये सब भी रहता है। तो BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी वो दिखाता है कि इसमें ये कितना पावर इफिशिएंट है। ठीक है, तो भारत में सामानों का स्टैंडर्ड गुड्स का कौन तय करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो भारत में जब भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। याद क्या रखना है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है BIS है, ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री भी याद रखना है BIS किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टैटिक पोर्शन समझ सकते हो। और पढ़ने का तरीका क्या रहता है, डे जो है किस दिन मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर तो देख ही लिया। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025 का थीम क्या है, ISO, IEC और ITO तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इस बार 2025 में थीम होगा शेयर्ड विजन्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये विजन है, ये थीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025 का। फिर दूसरा न्यूज़ है इंडिया और कनाडा
दोनों एग्री हो गए हैं कि उनके संबंध जो बीच में बहुत ख़राब हो गए थे उनको फिर से ये ठीक करेंगे। ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, ये इंडियन मूल की हैं, ठीक है, कनाडा में चली गई हैं और कनाडा की नागरिक बन गई हैं। और जो मार्क कार्नी की गवर्नमेंट है कनाडा में, उसमें ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये तो आप जानते हो मोदी साहब हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है अनीता आनंद, वो भारत के दौरे पर आई थी और ये 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक ये इंडिया में है, यानी कि आज तक इंडिया में रहेंगी। इन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके साथ संबंध सुधारना है, इसीलिए मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उसका संदेश लेकर आई थी अनीता आनंद, ठीक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे अनीता आनंद से। और क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं तो सबसे पहले किससे मिले होंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से, जो हमारे देश में विदेश मंत्री हैं, वो तो आप जानते हैं। और आज ये 14 तारीख को मिलेंगे पीयूष गोयल से, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से मिलने के बाद दोनों देशों ने एक जारी किया है जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें यह कहा गया है कि हम लोग, उन्होंने अनाउंस किया है बहुत सारे मेजर्स को, ठीक है, जिससे कि दोनों के संबंध फिर से अच्छे हो जाएं। इसमें उन्होंने स्टैंड क्या लिया है कि जो मिनिस्ट्रियल लेवल डिस्कशंस होता है ऑन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। कनाडा एंड इंडिया सीईओ फोरम, जो भारत के बिजनेसमैन हैं और कनाडा के जो बिजनेसमैन हैं, उनका ये फोरम होता है, बिजनेस फोरम, उसको कहते हैं कनाडा इंडिया सीईओ फोरम, उसकी भी मीटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आजकल जानते हो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है, क्रिटिकल मिनरल्स का है। तो भारत और कनाडा का जो फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल्स एनुअल डायलॉग होगा वो टोरंटो कनाडा में होगा मार्च 2026 में। मेन तो देखो ये था, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। आप जानते हो कनाडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, कहते हैं लगभग 17 लाख भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रहते हैं, और अधिकतर जो है ना वो पंजाब से गए हुए हैं। और कुछ वहाँ पे हैं जो खालिस्तानी हैं, जो सपोर्ट करते हैं कि पंजाब में एक अलग सा कंट्री बने, खालिस्तान। वहाँ बहुत ज़्यादा वो लोग हल्ला मचाते हैं कनाडा में। वहीं पे एक खालिस्तानी था हरदीप सिंह निज्जर, इसकी वहाँ पे कनाडा में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय जो कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, जिसमें खालिस्तानी जो ग्रुप है ना, जगमीत सिंह बरार, वो उनके कोalition पार्टनर थे और उनके सपोर्ट पे इनकी गवर्नमेंट चलती थी। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है कनाडा में। उसके बाद दोनों देशों के पास संबंध बहुत ही ख़राब हो गए। भारत ने डिनाई किया और कनाडा ने कोई सबूत भी नहीं दिया है इसके बारे में। खुद उसने कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। उसके बाद संबंध इतने ख़राब हो गए कि 2023 में दोनों ने वीज़ा सर्विस बंद कर दिया और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ थे एक दूसरे के, उनको अपने देश से निकाल दिया। फिर निज्जर ने, जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन किया, मार्क कार्नी ये बने प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। और उसके बाद ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने कहा कि कनाडा को यूएस का 51 प्रोविंस बन जाना चाहिए। उल्टा सीधा बोलते ही है वो। कनाडा में इलेक्शन हुआ, मार्क कार्नी मैसिव मेजॉरिटी से फिर पावर में आए और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंडिया के साथ संबंध सुधारना है, ठीक है। G7 मीटिंग में वो मिले, उन्होंने इनवाइट किया इंडिया को। फिर ये डिसीजन हुआ कि भारत और कनाडा को अपने रिलेशनशिप और अच्छे और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, इसीलिए अनीता आनंद भारत आई थी, ठीक है। और ये देखना और अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। थोड़ा सा कनाडा के बारे में जान लें। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है, इतना तो आप जानते हो, ठीक है। इसका जो कैपिटल है ना ओटावा है। कनाडा में देखो फेमस शहर है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे एक बार ओलंपिक भी हो चुका है। ओटावा, सॉरी टोरंटो, जैसे पिछले क्रिटिकल मिनरल का मीटिंग टोरंटो में होने वाला है, लेकिन याद रखना कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क कार्नी। और कनाडा की करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है अलायंस एयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एयरलाइंस है, उसने लॉन्च किया है फेयर से फुर्सत स्कीम, ठीक है। ये स्कीम देखो है क्या, ये देखो स्कीम क्या है।
आपने गौर किया होगा जितने भी एयरलाइंस है भारत में वो सारे ना डायनामिक प्राइसिंग फॉलो करते हैं टिकट्स में। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब होता है अगर टिकट का डिमांड बढ़ेगा तो फिर टिकट के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए देखिएगा, अगर मान लो जैसे आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में जब लॉन्च हुआ था तो श्रीनगर से दिल्ली का टिकट बहुत महंगा हो गया था, 50,000 60,000 तक वो कोट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अचानक डिमांड बढ़ गया था ना। इससे होता क्या है, लोगों को बहुत परेशानी होती है और मुनाफा कौन कमाता है? एयरलाइंस। भारत सरकार इसको रोकना चाहता है। उसने अपने अलायंस एयर को कहा कि तुम एक स्कीम लॉन्च करो। ठीक है, स्कीम का नाम क्या होगा? फेयर से फुर्सत। ये एक पायलट स्कीम है। पायलट स्कीम का मतलब एक्सपेरिमेंटल है और ये लागू होगा 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 में। इसमें देखो बहुत सारे आपके फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, अलायंस एयर जो है ना, ये इस पूरे टाइम पीरियड में अपने टिकट के दाम नहीं बढ़ाएगा, जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और आगे बढ़ाएगा। ये जो स्कीम है, ठीक है, इसको ऑफिशियली किसने लॉन्च किया था? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरप्पू। ये तेलुगु देशम पार्टी के हैं और तेलुगु देशम पार्टी आप जानते हो जो रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका एक पार्ट है। इन्होंने इसको लॉन्च किया दिल्ली में। और ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम है बेसिकली उड़ान के लिए। ठीक है, शायद आपने कभी नाम सुना होगा उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम देखो क्या है। उड़ान स्कीम जो है इसका पहले फुल फॉर्म देख लो, उड़े देश का आम नागरिक। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 21 अक्टूबर 2016 को। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का मतलब क्या होता है? जो टियर 2 और टियर 3 जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना, वहाँ पे देखोगे नॉर्मली जो मेजर एयरलाइंस है वो फ्लाइट नहीं करती। तो भारत सरकार का ड्रीम क्या है कि जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से भी आपका एयरलाइंस का सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे ना छोटे प्लेन्स लाए जाते हैं, बड़े प्लेन्स नहीं होते हैं। डॉर्नियर हुआ, टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होता है, उसके उड़ाए जाते हैं। और मोदी साहब का क्या था कि एक स्लीपर में भी जो आदमी मीन्स जो चप्पल पहनता है ना, वो भी आपका हवाई जहाज पे बैठे। यही उद्देश्य है इसका। मतलब आम आदमी जो है वो ट्रेन की तरह प्लेन को समझे। इसी के लिए शुरू किया गया था उड़ान स्कीम। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। मोदी साहब ने लॉन्च किया था 21 अक्टूबर 2016 को। और जो पहला फ्लाइट था उड़ान स्कीम में वो शिमला से दिल्ली को हुआ था। ये कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान स्कीम में क्या होता है, बड़े एयरलाइंस क्यों नहीं जाते? एक कारण तो ये होता है कि छोटे शहरों जैसे नागपुर, इंदौर, ये सब हो गया, ग्वालियर वगैरह हो गया, यहाँ पे ना रनवे लंबे नहीं होते, क्योंकि लंबे रनवे बनाने का मतलब खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। रनवे छोटे होते हैं और जो मेन एयरलाइंस होते हैं ना, उनके पास जो प्लेन है, बोइंग है या एयरबस है, उनको लंबा एयर स्ट्रिप्स चाहिए, रनवे चाहिए, क्योंकि प्लेन भी बड़े होते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर एक साथ बिठाते हैं, कॉस्ट का फैक्टर होता है। और दूसरा डिमांड भी कम होता है आपका छोटे छोटे शहरों में एयरलाइंस का, इसीलिए ये लोग अवॉइड करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहता है एयरलाइंस को, आप उड़ान स्कीम में आओ, छोटे छोटे प्लेन्स को यूज़ करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे? वाइबिलिटी गैप फंडिंग। वाइबिलिटी गैप फंडिंग बहुत जगह देखते होगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में यूज़ करता है। वाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो स्कीम हम, जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेस करेगा, सबसे पहले ये देखता है कि ये प्रॉफिट कमा सकता है या नहीं। तो पूरा कैलकुलेशन करेगा ना, मेरा खर्चा इतना होगा, इन्वेस्टमेंट इतना करना पड़ेगा, डेली खर्चा मेरा इतना होगा, इतना सारा मेरा सामान बिकेगा, एयरलाइंस तो सर्विस बेचता है, उससे इतने पैसे आएंगे, मुझे प्रॉफिट होगा। अगर उसको लगता है नहीं भाई खर्च मेरा इतना है लेकिन इससे ज़्यादा मेरा इनकम नहीं होगा, तो खर्च और इनकम के बीच का जो गैप है वो तो घाटा हो गया ना उसके लिए। गवर्नमेंट कहता है कोई बात नहीं, ये जो गैप है ना आपके खर्च और इनकम के बीच में, जिससे आपको लगता है कि आपको घाटा होगा, उसको हम पूरा करेंगे। उसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में गवर्नमेंट करता है ताकि उस जगह पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जहाँ पे नॉर्मली
लोग जाना नहीं पसंद करते, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते। तो सरकार इन एयरलाइंस को कैसे हेल्प करता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग से। फिर यहाँ पे टैक्स में छूट वगैरह देता है और बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है ताकि वो उन एरियाज में फ़्लाइट्स लाएं जहाँ पे नॉर्मली एयरलाइंस का कोई फ़्लाइट नहीं है। यही होता है उड़ान स्कीम। और होपफुली आपको समझ में आ गया वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है। दूसरा याद रखना, अलायंस एयर। अलायंस एयर जो था ये पार्ट था आपका एयर इंडिया का। 2002 में भारत सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया का कुछ जो बिजनेस था उसको अलायंस एयर में कन्वर्ट कर दिया और उसको एयर इंडिया से हटा दिया। एयर इंडिया उसने बेच दिया टाटा ग्रुप को। तो एयर इंडिया अब टाटा की कंपनी है। अलायंस एयर वो एयरलाइंस का फंक्शन हो गया एयर इंडिया का, जिसको भारत सरकार ने अपने पास रखा है, उसी को कहते हैं अलायंस एयर। अलायंस एयर का मालिक भारत सरकार है। ठीक है। फिर इस साल का जो छठा और अंतिम नोबेल प्राइज़ है जो इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, उसका अनाउंस कर दिया गया है। ये मिला है किसको? जोल मोकेयर, फिलिपी एग्योन सॉरी, और पीटर होविट को मिला है। ठीक है। देखो, सारे वीडियोस में हर दिन आपका कवर किया गया है नोबेल प्राइज़। फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन थे। डायनामाइट का आविष्कार किया। यूरोप में वॉर्स खूब होते थे, खूब उन्होंने बेचा, खूब पैसा कमाया, और जब मरने लगे तो उन्होंने एक बनाया वसीयत, विल। उन्होंने कहा हम सारा अपनी संपत्ति ना एक फाउंडेशन को देते हैं, और फिर वो लोग आपका प्राइज़ देंगे उन लोगों को जिन्होंने बेहतरीन काम किया किसमें? मेडिसिन या फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस में। फिर क्या हुआ, ये प्राइज़ देने शुरू हो गए और 1901 ऑनवर्ड्स ये दिए जाने लगे। प्राइज़ जो भी होता है वो सारा आपका अनाउंस किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब प्राइज़ दिया कब जाएगा? दिसंबर में। ठीक है। इसी तरह जो नोबेल का प्राइज़ है ये 1967 में स्थापित किया गया और पहली बार दिया गया 1969 में। ठीक है। और इसको सबसे लास्ट में अनाउंस किया जाता है। अभी तक सारे अनाउंस हो चुके हैं, ये लास्ट वाला जो था वो अनाउंस हुआ है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ होता है ये कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ के विजेता को चुनेंगे। इन्होंने इस बार चुना है जोएल मोकेयर को, जो अमेरिकन इजरायली सिटीज़न हैं, फिलिपे एग्योन जो फ्रांस के हैं, और पीटर होविट जो कनाडा के हैं। ध्यान रखना तीनों का नाम तो इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस आपको नेशनैलिटी भी याद रखना पड़ेगा, कभी कभी नेशनैलिटी ही पूछ लेते हैं। ठीक है। तो जोएल मोकेयर अमेरिकन इजरायली हैं, फिलिप एग्योन फ्रांस के हैं, पीटर होविट कैनेडियन हैं। इनको प्राइज़ जो दिया गया है सेवरेज रिस्क बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अभी आते हैं कि ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, इनका काम क्या है। जोएल मोकेयर, ठीक है, इनको ये प्राइज़ दिया गया है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो जो प्राइज़ होगा उसमें से आधा प्राइज़ का मनी जो है ना जोएल मोकेयर को दिया गया है। फिर जो आधा बचेगा वो बटेगा फिलिप एग्योन और पीटर होविट में। फिलिप एग्योन और पीटर होविट को क्यों दिया गया है? फॉर देयर वर्क ऑन द थियोरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, इस काम के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अब देखो, नोबेल में जो प्राइज़ दिया जाता है वो हर विजेता को, जैसे फिजिक्स वाला होगा उसको 11 मिलियन होगा, मेडिसिन वाले होगा 11 मिलियन मिलेगा, लिटरेचर वाले को 11 मिलियन मिलेगा, इकोनॉमिक्स वाले को 11 मिलियन मिलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री सबको 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है। नोबेल प्राइज़ कमेटी यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें से जो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है ना, स्वीडिश क्रोनर ये करेंसी है स्वीडन की, इसमें से आधा 5.5 मिलियन जो होगा वो मिलेगा किसको? जोएल
ओकियर को, और बाकी जो 5.5 होगा वो बटेगा फिलिपी एगियन और पीटर होवेट के बीच में। यही मतलब हुआ इसका, हाफ हाफ शेयर करेंगे। आप जानते हो सारे जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं उनको प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर 2025 को। 10 दिसंबर क्यों? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हुआ था। पीस को छोड़कर, पीस को छोड़कर सारे जो नोबेल प्राइज विनर है ना वो स्टॉकहोम जाएंगे स्वीडन अपना प्राइज लेने के लिए। लेकिन पीस का जो प्राइज होता है वो दिया जाता है ओस्लो। ओस्लो आप जानते हो राजधानी है किसका? नॉर्वे का। ये पेरू की लीडर को मिला है ना आपका, सॉरी वेनेजुएला के लीडर को मिला है ना। तो ओस्लो में वो जाएंगी पीस का प्राइज लेने के लिए, और बाकी लोग स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को जाएंगे अपना प्राइज लेने के लिए। कभी कभी ना 2024 का पूछ लेता है, ठीक है। तो ये प्राइज किसको मिला था? डैरन एसी मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को, ठीक है। इसमें आपने एक चीज यूनिक नोट किया होगा, प्राइज का देखो ऑफिशियल नेम क्या है। पहले होता था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लेकिन इस प्राइज का ना ऑफिशियल नेम जो है सेवरेजस रिस्कबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। क्यों? आप जानते हो 1900 में आपका बना था नोबेल फाउंडेशन, ठीक है। वो सारी जो संपत्ति थी अल्फ्रेड नोबेल की उससे बना दिया गया नोबेल फाउंडेशन। 1901 ऑनवर्ड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में प्राइज देना इन्होंने शुरू कर दिया। बाद में 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्वरेजस रिस्क बैंक। उसने प्राइज का मनी डोनेट किया नोबेल फाउंडेशन को 1968 में और कहा अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में, मेमोरी में आप एक प्राइज बनाओ। जिस प्राइज का नाम क्या होगा? स्वरेजस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्या? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, या नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। पैसा इन्होंने दे दिया, ठीक है। और फिर पहला प्राइज जो था वो 1969 में दिया गया नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। पहला प्राइज दिया गया था रैगनर फ्रिश जो नॉर्वे के थे, और जॉन टिनबर्जन, ये कहाँ के हैं? नेदरलैंड्स, ठीक है। तो रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्जन को 1969 में पहला प्राइज मिला था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स या सेवरेजस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। पहली वुमेन जिसको ये प्राइज मिला है वो है एलेनोर ओस्ट्रोम, ये अमेरिकन थी, इनको 2009 में ये प्राइज मिला था। तो क्या कभी किसी इंडियन को ये प्राइज मिला है? हाँ, अमर्त्य सेन, शायद इनका नाम आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन पहले इंडियन थे जिनको ये प्राइज मिला था 1998 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अभी भी कहीं कहीं देख लोगे अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज मिला था किस काम के लिए मिला था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। फिर एक है अभिजीत सेन, ये इंडियन बॉर्न है लेकिन ये अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। इनको ये प्राइज मिला था 2019 में। तो अमर्त्य सेन तो इंडियन है, अभिजीत सेन जो है ना इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। ये जो प्राइज मिला था 2019 में। फिर EY एंड माइक्रोसॉफ्ट उसने लॉन्च किया है AI स्किल्स पासपोर्ट टू ट्रेन इंडियन यूथ। EY आपका एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट तो आप जानते हो। तो EY की जो इंडियन सब्सिडरी है EY इंडिया, उसने हाथ मिलाया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और दोनों मिलकर भारत में लॉन्च करेंगे AI स्किल पासपोर्ट प्रोग्राम। देखो AI स्किल पासपोर्ट प्रोग्राम पूरे विश्व में लॉन्च किया गया है, भारत भी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट को, और जो अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स हैं जो अभी जॉब ज्वाइन किए हैं, उनको फ्री में ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। किसमें? AI स्किल्स में, जिसका मार्केट में डिमांड है। यानी कि वो AI स्किल्स जिसका मार्केट में डिमांड है उसके लिए ना 16 साल से उम्र से ज़्यादा
यूथ को और प्रोफेशनल्स को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज दिया जाएगा, ताकि भारत में जो डिमांड आ रहा है एआई स्किल्स का उसको पूरा किया जा सके। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, ये जो कोर्स है ना, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। क्योंकि देखो एक तरफ क्या हो रहा है, टीसीएस जैसी कंपनी बहुत सारे इंजीनियर्स को बाहर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा काम एआई कर देगा। लेकिन हकीकत यह है, एआई जानने वाले लोग भी बहुत ही कम हैं भारत में। मैसिव डिमांड है एआई स्किल वाले पर्सन्स का। आप सोच लो, ये वही है जो भारत में एक समय सॉफ्टवेयर वालों इंजीनियर्स का जब डिमांड बढ़ा था Y2K के समय 2000 के आसपास, ये वही टाइम है एआई स्किल्स का मैसिव डिमांड है वर्ल्ड में। तो फिर उसके लिए भारत में ये ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उस नीड को पूरा किया जा सके। ठीक है, यही है इसका मकसद। फिर भारत की सबसे बड़ी बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई, उसने अनाउंस किया है कि बाय 2030 उसके 30% जो वर्कफोर्स होंगे वो होंगी वेमेन। ठीक है, ये याद रखना है, 2030 तक उसके 30% स्टाफ जो होंगे वेमेन होगी। ये वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है ना। अभी देखो, लगभग 33% ऑफ द फ्रंटलाइन स्टाफ बैंक्स में उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। अगर आप ब्रांच जाओगे तो फर्स्ट रो आपको दिखेगा, वो नॉर्मली होता है ना, क्लरिकल स्टाफ्स का होता है। ठीक है, नॉर्मली जो कस्टमर से डील करते हैं वो अधिकतर देखोगे आप वेमेन होती हैं। ठीक है, तो जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उसमें से 33% जो है ना वो वेमेन है। अभी फ़िलहाल लगभग 27% जो टोटल वर्कफोर्स है वो एसबीआई का वेमेन का है। एसबीआई कहता है टोटल हम बढ़ा के 30% करना चाहते हैं 2030 को। एसबीआई में करीब 2.4 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर इंडियन रेलवे को छोड़ दें तो जितने सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्टाफ जो थे वो थे कोल इंडिया में। एसबीआई ने कोल इंडिया से भी से आगे निकल गया है। तो इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो स्टाफ हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में वो अब एसबीआई में काम करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप जानते हो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर सोनाली घोष, इनको अवार्ड मिला है WCPA कैंटर मिलर अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर सोनाली घोष ये फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम में। ठीक है, ये याद रखना, भारत में पाए जाते हैं एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसरस। भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गेंडा या वन हॉर्न राइनोसरस पाया जाता है असम में। और असम में कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये टाइगर रिजर्व्स भी है, बाघ भी पाए जाते हैं। सोनाली घोष पहली इंडियन है जिनको WCPA कैंटन मिलर अवार्ड मिला है। तो फिर ये अवार्ड उनको कहाँ पे मिला? ये अवार्ड उनको दिया था वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, WCPA ने। कहाँ पे? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में हो रहा है 9 से 15 अक्टूबर 2025 को। वहाँ पे उनको ये अवार्ड दिया गया, WCPA कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है, तो WCPA तो पता चल गया ये होता क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो फिर कैंटन मिलर साहब कौन है? डॉक्टर कैंटन मिलर को पायनियर माना जाता है इन कंजर्वेशन, और ये पहले डायरेक्टर जनरल थे IUCN के। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक चीज़ और याद रखना, IUCN वर्ल्ड में सबसे प्रेस्टिजियस ग्रुप है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जितने भी इसके मेंबर्स हैं, कंट्री, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो 4 साल में एक बार इकट्ठे होते हैं। उसको कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। 2025 में ये इकट्ठे हुए हैं अबू धाबी में। इसका मतलब अगला मीटिंग इनका कब होगा? 2029 में होगा। वो अभी अनाउंसमेंट होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। ये याद रखना, वर्ल्ड कांग्रेस इनका कब होता है? 4 ईयर्स पे। ठीक है, फिर आर्मीनिया एक देश है, वो ऑफिशियली ज्वाइन कर चुका है
IUCN को एज अ मेंबर स्टेट। यही देखो, उसी अबू धाबी में ही इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, अबू धाबी में ही ज्वाइन किया, ध्यान रखना। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम लोग शॉर्ट में UAE भी बोलते हैं, बहुत नाम सुनते होंगे। ये 7 अमीरात का एक ग्रुप है। अमीरात मतलब छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं ये लोग। अधिकतर लोग समझते हैं ना, सबसे फेमस है दुबई। अधिकतर लोग समझते हैं UAE की राजधानी दुबई है, नहीं। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। हमेशा याद रखना, जो ऑयल मिलता है अधिकतर अबू धाबी में मिलता है। दुबई में तो एक बूंद तेल नहीं है। तो अबू धाबी UAE की राजधानी है। और फिर IUCN, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये दुनिया का सबसे पुराना एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूनिक चीज़ क्या है, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और लेटेस्ट कंट्री किसने ज्वाइन किया है? आर्मेनिया ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। आर्मेनिया की बात कर लो, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ ये जमीन से घिरा हुआ देश है। ये ट्रांस कॉकेशियन माउंटेन एरिया में मिलता है। ट्रांस कॉकेशियन बेसिकली आपका एशिया यूरोप के बीच का एरिया हो जाता है, माउंटेन वाला। ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। सोवियत संघ 15 इंडिपेंडेंट कंट्री का एक ग्रुप था। 1991 में सोवियत यूनियन जब टूट गया, 15 देश आज़ाद हुए, जिसमें आर्मीनिया भी था। ठीक है, देखो, आर्मीनिया जोग्राफिकली मैक्सिमम लोकेटेड है ये एशिया में। लेकिन इसको एक यूरोपियन कंट्री माना जाता है। कल्चर वाइज ये क्रिश्चियन कंट्री है और बहुत पुरानी क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है। जोग्राफिकली एशिया में है, लेकिन ये अपने आप को यूरोपियंस मानते हैं। इसलिए देखो, जो भी एशियन गेम्स होगा, आपको आर्मीनिया की टीम नहीं दिखाई देगी, अजरबैजान की टीम दिखाई नहीं देगी, जबकि ये लोग एशिया में इनकी ज़मीन है। इसराइल भी आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि इसराइल तो एशिया में होता है। इसराइल की कहानी ही अलग है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अरब देश उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इजिप्ट को छोड़कर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखेगा, जो आर्मीनिया है ज्योग्राफिकली एशिया में है, लेकिन ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, आर्मीनिया की जो कैपिटल है यरेवान। एक चीज़ और याद रखना, एक देश है आर्मीनिया, एक है अजरबैजान। दोनों सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। आर्मीनिया क्रिश्चियन है, अजरबैजान मुस्लिम है, और दोनों को के बीच में वॉर होता है। आज से नहीं है, सेंचुरीज ओल्ड झगड़ा है ये। बीच में देखो वॉर भी हुआ था। हमारे देश का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश, आपने नाम सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। विश्व में पहला देश जिसने आकाश एयर सिस्टम को खरीदा है वो आर्मीनिया है, ये याद रखना। और आकाश का जो नया वर्जन आ रहा है, आकाश NG न्यू जनरेशन, जिसकी मारक क्षमता यानी कि सॉरी, जिसका रेंज और ज़्यादा होगा, आर्मीनिया कहता है वो भी हमें चाहिए। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आर्मीनिया में। ठीक है, फिर कीर्तिवर्धन सिंह, वो इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे फॉर द 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम। ये कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं। ठीक है, देखो, जो कीर्तिवर्धन सिंह है वो इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं नाम के मीटिंग के लिए। तो फिर ये कीर्तिवर्धन सिंह हैं कौन? ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि विदेश मंत्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी पोर्टफोलियो है इनके पास, और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कीर्तिवर्धन सिंह है। ये जो नाम का जो मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगा वो होगा आपका कंपाला। कंपाला राजधानी है युगांडा, ये अफ्रीकन देश है। और ये मीटिंग होगा 15-16 अक्टूबर 2025 को। याद ये रखना, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसका चेयर अभी युगांडा के पास, यानी कि चेयरमैन जो है ना युगांडा है। कब से? 2024 से 2026 तक। इसका मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड जो भी मीटिंग वगैरह होगा वो आपका युगांडा में होगा। आज के समय नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश मेंबर हैं? 121 कंट्री। ये सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से। ठीक है,
थोड़ा सा जान लो आप नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे या अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल ऑर्डर था वो क्या हो गया, तो उसमें देखो कुछ कुछ फीचर्स थे। फर्स्ट, वर्ल्ड हो गया बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब दो पोल उभर कर आए, महाशक्ति सुपर पावर का टर्म आया। एक वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनका लीडर था यूएस, ठीक है, और जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री थे उनका लीडर था यूएसएसआर, यूनियन फॉर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको शॉर्ट में सोवियत यूनियन भी कहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स लीडर था वेस्टर्न कंट्रीज का, कैपिटलिस्ट इकॉनमी इनकी थी और फ्री मार्केट इकॉनमी को ये एडवोकेट करते थे। यूएसएसआर कहता था नहीं, कम्युनिस्ट सिस्टम सबसे अच्छा होता है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। दो कंट्री उभर कर आए सुपर पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इंटरनेशनल मॉडल था उसमें सेकेंड फीचर था वो था न्यूक्लियर वेपन्स का। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास एटम बम थे, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते, दूसरे को नहीं पूरे विश्व को बर्बाद कर सकते थे। और तीसरा जो आपका फीचर आया वो था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब होता है यूएस और यूएसएसआर के बीच में जबरदस्त कंपटीशन था, कौन अपनी शक्ति को बढ़ाए, कौन इन्फ्लुएंस अपना वर्ल्ड में ज़्यादा बढ़ाए। लेकिन कोल्ड वॉर तो था लेकिन कोल्ड था। कोल्ड इसलिए मतलब क्योंकि ये दोनों आमने सामने एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते थे, ये तीसरे कंट्री के थ्रू लड़ाई करते थे। ये तीन फीचर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभर कर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड का चौथा फीचर था वो था एशिया और अफ्रीका से बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। ब्रिटेन बहुत ही कमज़ोर हो गया, तो फिर एशिया और अफ्रीका में देश आज़ाद होने शुरू हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। ब्रिटेन तो बिल्कुल उसके बाद बर्बादी हो गया। एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, इनके जो लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ना तो हम यूएस में रहेंगे और ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक में रहेंगे, क्योंकि इसमें रहेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या होगा, हम लोग अलग न, दोनों में से किसी गुट में ना रहें, अलग रहें और हम फोकस करें अपने देश पे जिस पे हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसीलिए ना जो अफ्रीका और एशिया के जो नेता थे उसको कहते हैं फर्स्ट अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। ये आपका हुआ था बांडुंग इंडोनेशिया में। उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुहार्तो, ठीक है। वहाँ पे मीटिंग हुई 1955 में और यहाँ पे सब सहमत हुए, हमें इंडिपेंडेंस बहुत मुश्किल से मिला है, हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हमें यूएस यूएसएसआर के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपने देश का विकास करना है। इसीलिए ना इसके पास रहेंगे ना उसके पक्ष में रहेंगे, ना इस गुट में रहेंगे ना उस गुट में रहेंगे। इसलिए हम लोग क्या रहेंगे, गुट निरपेक्ष, ठीक है। हम किसी ब्लॉक के मेंबर नहीं होंगे, इसलिए हम क्या होंगे, नॉन अलाइंड होंगे। ये मूवमेंट था, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के बाद युगोस्लाविया के लीडर थे मार्शल टीटो, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट मीटिंग आयोजित करवाया बेलग्रेड युगोस्लाविया में। आज युगोस्लाविया खत्म हो चुका है, युगोस्लाविया बेलग्रेड जो है ना वो राजधानी सर्बिया का है, ठीक है। तो 1961 में पहला मीटिंग हुआ नाम का, उसके बाद ये बार बार होता रहता है। आज इसका रेलेवेंस लगभग खत्म हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है, नाम का रेलेवेंस समझो वर्ल्ड में खत्म हो चुका है। 5 वर्ल्ड लीडर हैं जिनको माना जाता है उन्होंने नाम की स्थापना की। एक थे पंडित नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुहार्तो, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था बांडुंग समिट। युगोस्लाविया के थे मार्शल टीटो, जिन्होंने पहला समिट नाम का आयोजित किया था। फिर गमाल अब्दुल नासर, ये कौन है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। इजिप्ट को हिंदी में ना मिस्र भी बोलते हैं। और क्वामी नक्रुमा, ये प्रेसिडेंट थे, लीडर थे किसके, घाना के। ये 5 लीडर जो है ना, इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ नाम। फिर डिफेंस में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो चौथा मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका कोड नेम है ऑस्ट्रा हिंद, ये स्टार्ट हो गया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये देखो ये कहाँ पे होगा, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 13 से 26 अक्टूबर 2025 को। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ना ये एनुअल है और ये एक साल भारत में होगा तो एक बार ऑस्ट्रेलिया में होगा।
इसीलिए देखो जो थर्ड एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था नवंबर 2024 में। तो 2025 में किसकी बारी आ गई, ऑस्ट्रेलिया की। और याद रखना ये जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज थे। देखो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में, वो भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होता है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, ऑस्ट्रो हिंद। किसके किसके बीच में होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कहाँ पे हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये क्या हर साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, 4 साल पे होता है? तो फिर ये कब होता है, हर साल होता है। और ये क्या आर्मी और आर्मी का एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, या ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है? तो ये बेसिकली क्या है, आर्मी एक्सरसाइज। ये 3-4 चीज़ हमें याद रखना पड़ता है जब भी हम लोग कोई मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ, आर्मी नेवी किसका एक्सरसाइज है, हर साल होता है, 2 साल पे होता है, फिर कहाँ पे हुआ, ये चीज़ याद रखने का इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर आज का जो वीडियो किया है इसमें कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू को, थोड़ा सा आप उसको अटेम्प्ट करके एक बार रिफ्रेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which airline in India has launched the Fare से फुर्सत स्कीम where the price of the airfare will be constant? फेयर से फुर्सत स्कीम किस एयरलाइन ने भारत में लॉन्च किया है जहां पे टिकट के दाम जो है ना वो बढ़ेंगे नहीं, ना ही घटेंगे, वो कांस्टेंट होंगे? एयर इंडिया, बी है इंडिगो, सी है अलायंस एयर, डी है स्पाइस जेट, ई है नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये किसने लॉन्च किया है, अलायंस एयर। अलायंस एयर किसकी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। और ये स्कीम, पायलट स्कीम लॉन्च किया गया है किसके अंदर, उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक स्कीम के तहत है। ये कमर्शियल रूट्स, मेन रूट्स पे नहीं होगा, ये रीजनल रूट्स पे होगा जो उड़ान स्कीम के तहत आते हैं। ठीक है। दूसरा, 2025 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसने जीता है, हु हैज वन द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस? मैरी ब्रुकनाउ, फ्रेड रामस्टेल, शिमोन सकागुची। बी है जॉन क्लार्क, मिशेल एट डोवरेट, जॉन मार्टिनिस। सी है सुस्मु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। डी है जोएल मोकियर, फिलिपे एगियन एंड पीटर होविट। और ई है लास्लो क्राजनो होरकाई। देखो इसका आंसर क्या है, डी, जोएल मोकियर, फिलिपी एगियन एंड पीटर होविट। ध्यान ये रखना, मैरी ब्रुकनाउ, फ्रेड रामस्टेल और शिमन सगोची को मेडिसिन का प्राइज मिला है। ठीक है। जॉन क्लार्क मिचेल डेवरॉट, जॉन मार्टिनेस, इसको फिजिक्स का प्राइज मिला है। सुषमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी, इसको केमिस्ट्री का प्राइज मिला है। ठीक है। और जॉल मोकियर, फिलिपे को इकोनॉमिक्स का मिला है। और लिटरेचर का जो प्राइज है वो किसको मिला है, हंगरी के लाज्लो क्राजनो होरकाई। ठीक है। Question number 3. What was the theme of the World Standard Day 2025? A shared vision for a better world, standards for sustainable development goals. B क्या है, shared vision for a better world, standards for climate change. C क्या है, shared vision for a better world, standards for good health and well-being. D क्या है, shared vision for a better world. E क्या है, none of these. आप जानते हो इसका आंसर क्या है, A, shared vision for a better world, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमेशा याद रखना, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे में थीम स्टार्ट होगा शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये उनका पंच लाइन है। ये जो है ना, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर अ क्लाइमेट चेंज, ये 2024 का है। उम्मीद है नहीं पूछेगा। ये जो है 2023 का है। ठीक है। शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और डी जो है ना, स्टैंडर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये बेसिकली 2022 का है। उम्मीद नहीं है पूछेगा, 2025 का ही याद रखना। ठीक है। 4. Where was the 9th midterm ministerial meeting of the non-aligned movement held in October 2025? Belgrade, Serbia, New Delhi, Kampala, Uganda, Caracas, Venezuela, none of these. नाम का 9th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुआ था?
आप जानते हो इसका आंसर क्या है? कंपाला युगांडा। 2024 से 2026 तक युगांडा नाम का चेयरमैन होगा, इसलिए जो भी मीटिंग होगा वो युगांडा में होगा। और भारत की तरफ से डेलीगेशन लेकर कौन गए हैं? कीर्तिवर्धन सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। कीर्तिवर्धन सिंह गए हैं ना लेकर, वो भी याद रखना है, ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह। Which company/companies have launched a free AI skill passport program to train the youth of India in job ready AI skills? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है EY इंडिया, सी है नासकॉम, डी है A&B जॉइंटली, ई है नन ऑफ दिस। आप जानते हो इसको, आंसर क्या होगा? डी, A&B, माइक्रोसॉफ्ट और EY इंडिया ने मिलकर, आपका EY इंडिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये आज के वीडियो का न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, सपोर्ट कर दो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके शेयर भी करो। आज के वीडियोस पे सारे जो MCQs बनेंगे इसको आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो नीचे देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप काइंडली वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।